काल के कवि कौन है? तो वीरगाथा काल के कवि हैं चंद्रबरदाई जी। भारतेंदु से पूर्व के लेखक कौन है? तो भारतेंदु से पूर्व के लेखक हैं सदा सुखलाल जी। आधुनिक गद्य का जनक किसको कहा जाता है? तो आधुनिक गद्य का जनक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है? तो सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपादित की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किस युग के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी? तो ये द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहां पर स्थित था? तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है? तो आनंद कादम्बनी के संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। सरस्वती के पत्रिका के संपादक कौन है? तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना रामऋषि बेनीपुरी की नहीं है? तो पतितों के देश में गेहूं और गुलाब और माटी की मूर्त है, तीनों ही रचनाएं रामऋषि बेनीपुरी जी की हैं, जबकि पृथ्वी पुत्र वासुदेव शरण अग्रवाल जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि रेखा चित्र पर आधारित रचना कौन सी है? तो रेखा चित्र पर आधारित रचना है अतीत के चलचित्र। अगला प्रश्न है स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी की रचना है। हिंदी के रेखा चित्रकार कौन है? तो हिंदी के रेखा चित्रकार हैं महादेवी वर्मा जी। हंस पत्रिका के संपादक कौन थे? तो हंस पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तिब्बत यात्रा के लेखक कौन है? तो तिब्बत यात्रा के लेखक हैं राहुल सांकृत्यानंद जी। छायावरोत्तर काल का युग का काल क्या है? तो छायावरोत्तर युग का काल है 1938 से वर्तमान समय तक। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है द्विवेदी युग का नामकरण। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? तो प्रसिद्ध आलोचकों के अंतर्गत नाम आता है रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है सरदार पूर्ण सिंह का लेखन योग क्या है? तो सरदार पूर्ण सिंह का लेखन योग है द्विवेदी युग। अगला प्रश्न है असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन है कि प्रताप नारायण मिश्र हिंदी प्रदीप के संपादक थे, क्योंकि हिंदी प्रदीप के संपादक जो थे वो बालकृष्ण भट्ट थे, प्रताप नारायण मिश्र नहीं थे। 84 वैष्णव मन की वार्ता के लेखक कौन है? तो 84 वैष्णव मन की वार्ता के लेखक है गोकुलनाथ जी। अगला प्रश्न है कि नागरिक पिचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी, किस युग में हुई थी? नागरिक पिचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु युग में हुई थी, बाबू श्याम सुंदर दास जी ने की थी। अगला प्रश्न है काशी नागरिक पिचारणी सभा की स्थापना किसने की? तो बाबू श्याम सुंदर दास जी ने इसकी स्थापना की है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग के लेखक है प्रताप नारायण मिश्र जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र जी की रचना है। भारतेंदु युग के लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के उल्लेखनीय पत्रकार रहे, इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है। अगला प्रश्न है कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो भारतेंदु युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी साहित्य के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न भारतेंदु युगीन गद्य की समय सीमा क्या है? तो 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के बीच का समय भारतेंदु युगीन गद्य के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक कौन है? तो भारतेंदु युग से पूर्व गद्य के लेखक हैं मुंशी सदा सुखलाल जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक कौन है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद प्रारंभिक गद्य लेखकों में दो राजाओं में से एक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सुख सागर के लेखक कौन है? तो मुंशी सदा सुखलाल जी सुख सागर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को भारतेंदु की पदवी से सुशोभित कब किया गया था? तो 1880 ईस्वी में इनको भारतेंदु की पदवी प्रदान की गई थी काशी के विद्वानों द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया कि शिव प्रसाद सितारे हिंद किस युग के लेखक हैं? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद भारतेंदु पूर्व युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नासिकेतोपाख्यान के रचयिता कौन है? तो सदल मिश्र जी नासिकेतोपाख्यान के रचयिता हैं। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस रचना के लेखक गोसाई गोकुलनाथ हैं? तो गोसाई गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन की रचयिता कौन है? तो गोसाई विट्ठलनाथ जी हैं। अगला प्रश्न है कि अष्टयाम की रचयिता कौन है? तो नाभादास जी ने अष्टयाम की रचना की है। अगला प्रश्न पूछा गया है फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित था? तो ये फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में स्थित था। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित नामों में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्य का प्रारंभिक लेखक है? तो खड़ी बोली गद्य के प्रारंभ लेखक माने जाते हैं राम प्रसाद निरंजनी जी, इन्होंने भाषा योग वासिष्ठ की रचना की है। अगला प्रश्न है कि आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? तो आदिकाल की जो रचना नहीं है उसका नाम है मृगावती, इसके लेखक है कुतुबन, ये आदिकाल की रचना नहीं है। इसके अलावा उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जयचंद्र प्रकाश और राहुल बेली, तीनों ही रचनाएं आदिकाल की हैं, जबकि मृगावती आदिकाल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग कौन सा है? तो खड़ी बोली गद्य के विकास का प्रारंभिक युग है भारतेंदु युग। अगला प्रश्न पूछा गया है कि असत्य कथन कौन सा है निम्नलिखित में से? तो असत्य कथन है कि गद्य में लय यति एवं गति आदि का महत्व होता है, जबकि ऐसा नहीं है। पद्य में लय यति एवं गति का महत्व होता है, गद्य में नहीं होता है, तो यह असत्य कथन है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना जटमल कवि की है? तो जटमल कवि की रचना का नाम है गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है? तो
कवि जटमल जो हैं वह गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रेम सागर के रचनाकार कौन है, तो प्रेम सागर के रचनाकार हैं पंडित लल्लू लाल जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो लहरों के राजहंस के लेखक हैं मोहन राकेश जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारत दो दशा रचना किसकी है, तो भारत दो दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है भारत दो दशा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक कौन है, तो श्री चंद्रावली नामक नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न है आधे अधूरे के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश जी हैं। अगला प्रश्न है कि सूतपुत्र नाटक के रचनाकार कौन है, तो डॉक्टर गंगा सहाय प्रेमी सूतपुत्र नाटक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रेल का विकट खेल के रचयिता कौन है, तो बाल कृष्ण भट्ट जी इसके रचयिता है। अगला प्रश्न पूछा गया है लहरों के राजहंस कृति का संबंध गद्य की किस विधा से है, तो लहरों के राजहंस एक नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि संयोक्ता स्वयंवर किसकी कृति है, तो संयोक्ता स्वयंवर लाला श्रीनिवास दास जी की कृति है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो हिंदी का प्रथम नाटक है नहोद, इसके लेखक हैं गोपाल चंद्र गिरधरदास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से नाटक कौन सा है, तो नाटक निम्नलिखित में से है उत्तर प्रियदर्शी, इसके लेखक हैं अज्ञे जी। सच्चिदानंद हीरानंद बासैन अज्ञे जी का नाटक है उत्तर प्रियदर्शी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नाटक कौन सी रचना है, तो इनमें से जो नाटक है उसका नाम है गरुड़ ध्वज। अगला प्रश्न पूछा गया है और गरुड़ ध्वज के लेखक है पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी, ये भी आप नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से नाटक कौन सा है, अगला प्रश्न पूछा गया है, तो नाटक है चंद्रगुप्त, इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, आप सभी लोग जानते हैं। अंधेर नगरी किस विधा की रचना है, अंधेर नगरी एक नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है रणधीर और प्रेम मोहिनी किस विधा की रचना है, तो रणधीर और प्रेम मोहिनी एक नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक है लाला श्रीनिवास दास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा है, तो जयशंकर प्रसाद का नाटक है ध्रुव स्वामी। अगला प्रश्न पूछा गया है अंधेर नगरी के रचनाकार कौन है, तो अंधेर नगरी के रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से नाटककार कौन है, तो मोहन राकेश जी नाटककार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है ध्रुव स्वामी की रचना विधा क्या है, तो ध्रुव स्वामी एक नाटक विधा की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ किस युग की देन है, तो हिंदी में नाटक रचना का प्रारंभ भारतेंदु युग की देन है। अगला प्रश्न अंडे के छिलके किस गद्य विधा की रचना है, तो अंडे के छिलके एक नाटक विधा की रचना है, इसके लेखक है मोहन राकेश जी। अगला प्रश्न है हिंदी एकांकी का विकास किस युग से माना जाता है, तो हिंदी एकांकी का विकास छायावाद युग से माना जाता है। अगला प्रश्न है हिंदी एकांकी के जनक कौन माने जाते हैं, तो हिंदी एकांकी के जनक माने जाते हैं राम कुमार वर्मा जी, इनकी बहुत ही प्रसिद्ध एकांकी है दीपदान। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, तो आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है तपोभूमि रचना किस विधा की है, तो तपोभूमि जो है यह एक उपन्यास विधा की रचना है जैनंद कुमार जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु के रचनाकार कौन है, तो परीक्षा गुरु के रचनाकार हैं लाला श्रीनिवास दास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है राग दरबारी किस विधा की रचना है, तो राग दरबारी एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उपन्यास विधा पर आधारित रचना कौन सी है, तो उपन्यास विधा पर आधारित रचना है गोदान, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद ने किस विधा को मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है, तो मानव चरित्र का चित्र मात्र कहा है इन्होंने उपन्यास विधा को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राग दरबारी की रचना विधा क्या है, तो राग दरबारी एक उपन्यास विधा की रचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह एक उपन्यास है, ना तो कविता है, ना ही निबंध है, ना ही एक नाटक है। क्योंकि यह एक उपन्यास है तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास नहीं है, तो अशोक के फूल जो है वह एक उपन्यास नहीं है। इसके अलावा परीक्षा गुरु, तितली और गबन तीनों ही रचनाएं उपन्यास विधा की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है, तो गोदान उपन्यास के लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गिरती दीवाने के रचनाकार कौन है, तो गिरती दीवाने के रचनाकार है उपेंद्र नाथ अस्क जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी रचना उपन्यास विधा की नहीं है, तो उपन्यास विधा की रचना नहीं है बंगाल का अकाल। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चारूचंद लेख के रचनाकार कौन है, तो चारूचंद लेख के रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चारूचंद लेख किस विधा की रचना है, तो चारूचंद लेख एक उपन्यास है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कायाकल्प के रचनाकार कौन है, तो कायाकल्प के रचनाकार है मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नूतन ब्रह्मचारी किस विधा की रचना है, तो नूतन ब्रह्मचारी एक उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नूतन ब्रह्मचारी की रचनाकार कौन है, तो नूतन ब्रह्मचारी के रचनाकार है बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास कौन सा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। अगला प्रश्न है कि तितली उपन्यास के रचनाकार कौन है, तो तितली उपन्यास के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उपन्यास है, तो इनमें से गोदान जो है वह एक उपन्यास विधा की रचना है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद जी का उपन्यास कौन सा नहीं है, तो जो त्यागपत्र है वो प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, जैनेन्द्र कुमार जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो बाण भट्ट की आत्मकथा यह एक उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बाण भट्ट की आत्मकथा अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है, तो नदी के द्वीप के रचनाकार हैं
अज्ञेय जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मुंशी प्रेमचंद ने कौन सा उपन्यास लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास लिखा है। अगला प्रश्न है कि सुनीता किस विधा की दृष्टि से कौन सी विधा की रचना है? तो सुनीता एक उपन्यास विधा की रचना है जैनन कुमार जी की। अगला प्रश्न है बलचन्मा उपन्यास किसका है? तो बलचन्मा एक नागार्जुन जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है कि गुनाहों का देवता कृति किसकी है? तो गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की कृति है। कर्मभूमि के रचयिता कौन है? तो कर्मभूमि के रचयिता है मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि श्री ने जैनन कुमार जी का उपन्यास कौन सा है? तो जैनन कुमार जी का उपन्यास है त्यागपत्र। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना जाता है परीक्षा गुरु। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न देखा है। अगला प्रश्न है मधुआ कहानी के लेखक कौन है? तो मधुआ कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है बोलगा से गंगा कहानी संग्रह किसका है? तो बोलगा से गंगा राहुल संकृत्यानंद जी का कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है जिंदगी और जोंक के लेखक कौन है? तो जिंदगी और जोंक के लेखक हैं अमरकांत जी। अगला प्रश्न है हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती, इसके लेखक है किशोरी लाल गोस्वामी जी। हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को हिंदी की प्रथम कहानी माना जाता है। अगला प्रश्न है 11 वर्ष का समय के रचनाकार कौन है? तो 11 वर्ष का समय के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? तो आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राजा भोज का सपना के कथाकार कौन है? तो राजा भोज का सपना के कथाकार हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हमीर हट किस प्रकार की रचना है? तो हमीर हट इनमें से एक कथा साहित्य रचना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है मधुआ की रचना विधा क्या है? तो मधुआ एक कहानी है और अभी हमने बात किया है कि मधुआ जो है वो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नमक का दरोगा के रचनाकार कौन है, कहानीकार कौन है? तो नमक का दरोगा के कहानीकार हैं नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी। अगला प्रश्न पूछा गया है रानी केतकी निम्नलिखित में से कौन सी कहानी भारतेंदु के पूर्व की है? तो रानी केतकी की कहानी जो है वो भारतेंदु के पूर्व की है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम गद्य रचना भी इसको माना जाता है और इसके लेखक हैं इंशाअल्लाह खान जी। रानी केतकी की कहानी भारतेंदु के पूर्व की है और इसको हिंदी की प्रथम गद्य रचना माना जाता है। अगला प्रश्न है कि पर्दा कहानी के रचनाकार कौन है? तो पर्दा कहानी के रचनाकार हैं यशपाल जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हरकू पात्र किस कहानी से संबंधित है? तो हरकू पात्र बलिदान कहानी से संबंधित है, इसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है मधुआ कहानी के रचनाकार तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो दुलाई वाली एक कहानी विधा की रचना है, इसके लेखक हैं राजेंद्र बाला घोष, बंग महिला इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंधकार कौन है? शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के लेखक कौन है? तो पृथ्वी से सप्तर्षि मंडल के भी लेखक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला प्रश्न है निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। आगाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो गेहूं बनाम गुलाब निबंध में जो गेहूं है जो गुलाब है वो सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है, जबकि अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं भौतिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति का द्योतक है, जबकि गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। और गेहूं बनाम गुलाब जो है वह रामरक्ष बेनीपुरी जी का निबंध है। अगला प्रश्न है कि बेईमान की परत के रचनाकार कौन है? तो बेईमान की परत के जो रचनाकार हैं वो हैं हरिशंकर परसाई जी। इन्होंने लिखा है बेईमान की परत। अगला प्रश्न पूछा गया है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक कौन है? तो दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य निबंध के लेखक है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी। अगला प्रश्न है कि कल्प वृक्ष के लेखक कौन है? तो कल्प वृक्ष के लेखक है वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला प्रश्न पूछा गया अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक कौन है? तो अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक है राहुल संकृत्यानंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो ललित निबंध की श्रेणी में इनके निबंध आते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गेहूं बनाम गुलाब में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का द्योतक है? तो सेम रिपीटेड प्रश्न है, गुलाब सांस्कृतिक प्रगति का द्योतक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें गेहूं भौतिक आर्थिक एवं राजनीतिक प्रगति का द्योतक माना गया है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक कौन है? तो राष्ट्र का स्वरूप निबंध के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विद्यानिवास मिश्र ने किस प्रकार के निबंध अधिक लिखे हैं? तो विद्यानिवास मिश्र जी ने ललित निबंध अधिक लिखे हैं। विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ रॉय और हजारी प्रसाद द्विवेदी ये ललित निबंध के त्रिमुनि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है निबंध विधा का सर्वाधिक विकास किस युग में हुआ है? तो निबंध विधा का सर्वाधिक विकास हुआ है छायावाद युग में। आगे बात करें, अगला प्रश्न देखा जाए तो अगला प्रश्न है कि निबंध शब्द के अंग्रेजी पर्याय शब्द ऐसे का क्या अर्थ है? तो ऐसे का अर्थ होता है कि प्रयास करना। ऐसे का अर्थ क्या होगा? प्रयास करना।
आगे बात करें, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा कि छायावादी योगी निबंधकार कौन है? तो छायावाद योगी निबंधकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी जी। प्रश्न नंबर 131 का आंसर हो जाएगा नंद दुलारे वाजपेयी जी। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी में निबंध रचना का आरंभ किस युग से माना जाता है? तो हिंदी में निबंध रचना का आरंभ माना जाता है भारतेंदु युग से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य के निबंधकार कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं शिक्षा का उद्देश्य निबंध के निबंधकार। अगला प्रश्न पूछा गया है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध संपूर्णानंद जी द्वारा लिखित किस निबंध संग्रह में संकलित है? तो प्रश्न नंबर 134 का आंसर हो जाएगा भाषा शक्ति। शिक्षा का उद्देश्य निबंध जो है वह भाषा शक्ति निबंध संग्रह में संकलित है। अगला प्रश्न पूछ लें कि सच्ची वीरता निबंध के लेखक कौन है? तो सच्ची वीरता के लेखक है सरदार पूर्ण सिंह जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन निबंध व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है? तो जो निंदा रस है वह एक व्यंग्य का अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि केदारनाथ पांडे किस लेखक का वास्तविक नाम है? तो राहुल सांकृत्यानंद जी का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना निबंध है? तो गेहूं बनाम गुलाब एक निबंध रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है द्विवेदी युग के निबंधकार कौन है? तो द्विवेदी युग के निबंधकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निंदा रस निबंध के रचनाकार कौन है? तो निंदा रस निबंध के रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई जी। अगला प्रश्न पूछा गया है पृथ्वी पुत्र के लेखक कौन है? तो पृथ्वी पुत्र के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यानंद जी की रचना है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। अगला प्रश्न है दिल्ली दरबार दर्पण गद्य की किस विधा से संबंधित है? तो दिल्ली दरबार दर्पण यह एक निबंध विधा की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन युग प्रवर्तक निबंध लेखक हैं? तो युग प्रवर्तक निबंध लेखक के अंतर्गत आते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इनका निबंध है रसज्ञ रंजन और कवि कर्तव्य। ये दो निबंध इनके नोट कर सकते हैं, रसज्ञ रंजन और कवि कर्तव्य इनके प्रमुख निबंध है। कन्यादान निबंध के लेखक कौन है? तो कन्यादान निबंध के लेखक हैं सरदार पूर्ण सिंह जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध किससे है? तो मजदूरी और प्रेम रचना का संबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक कौन है? तो भाषा और आधुनिकता निबंध के लेखक हैं जी सुंदर रेड्डी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है अशोक के फूल। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लेखन योग क्या है? तो इनका लेखन योग है छायावाद योग। अगला प्रश्न पूछा गया है गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है? तो गेहूं और गुलाब के लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न पूछा गया है चिंतामणि की गद्य विधा क्या है? तो चिंतामणि एक निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह क्या है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह है चिंतामणि। अगला प्रश्न है कि सन्नाटा के लेखक कौन है? तो सन्नाटा के लेखक हैं अज्ञेय जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि त्रिवेणी किस विधा की रचना है? तो त्रिवेणी एक निबंध विधा की रचना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मजदूरी और प्रेम किस विधा की रचना है? तो मजदूरी और प्रेम निबंध है सरदार पूर्ण सिंह जी का। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बेईमान की परत के लेखक कौन है? तो बेईमान की परत के लेखक है हरिशंकर परसाई जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो जो राष्ट्र का स्वरूप है यह पृथ्वी पुत्र निबंध संग्रह से लिया गया है। अगला प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन निबंधकार नहीं है? तो निबंधकार जो नहीं है वो हैं केदारनाथ सिंह जी, यह एक निबंधकार नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया इसके अलावा विद्या निवास में कुबेरनाथ राय और हजारी प्रसाद द्विवेदी हमने बताया है आपको कि ललित निबंध के त्रिमुनि है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतवास उन्नति कैसे हो सकती है? हिंदी गद्य की कौन सी विधा है? तो यह एक निबंध विधा की रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। पृथ्वी पुत्र किस विधा की रचना है? तो पृथ्वी पुत्र एक निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह एक आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है कि आखिरी चट्टान की रचना विधा क्या है? तो आखिरी चट्टान यह एक यात्रावृत रचना है मोहन राकेश जी की। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट नरसिंह होम में की रचना विधा क्या है? तो रॉबर्ट नरसिंह होम में की रचना विधा है यह एक रिपोर्टाज विधा की रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। अगला प्रश्न पूछा गया कि द्विवेदी पत्रावली के संकलनकर्ता कौन है? तो वैजनाथ सिंह विनोद जी द्विवेदी पत्रावली के संकलन करता है। अगला प्रश्न है विष्णु प्रभाकर रचयिता हैं? तो विष्णु प्रभाकर किस रचना के रचयिता हैं? आवारा मसीहा के रचयिता हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी यह एक संस्मरण विधा की रचना है महादेवी वर्मा जी की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो यह राहुल सांकृत्यानंद जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक बूंद सहसा उछली यात्रावृत रचना किसकी है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वासैन अज्ञेय जी की यात्राव्रत रचना है। अगला प्रश्न है कि नीड़ का निर्माण फिर किसकी आत्मकथा है? तो यह
हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। इसके अलावा क्या भूलूं क्या याद करूं भी इनकी आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है, तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है विचार प्रवाह है। अगला प्रश्न पूछा गया यह इनका निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृतांत है, तो यात्रा वृतांत जो कृति है उसका नाम है पैरों में पंख बांधकर और इसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यशपाल की आत्मकथा कौन सी है, तो यशपाल की आत्मकथा है सिंहावलोकन। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समय सारथी के लेखक कौन है, तो समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, तो निम्नलिखित में से पाणिनि कालीन भारत जो है वह वासुदेव शरण अग्रवाल जी का शोध प्रबंध है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेरा जीवन प्रवाह की रचना विधा क्या है, तो यह एक आत्मकथा विधा की रचना है वियोगी हरि जी की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है, तो स्मृति की रेखाएं जो है वह महादेवी वर्मा जी का रेखा चित्र है। अगला प्रश्न पूछा गया है माटी हो गई सोना किस विधा की रचना है, तो यह एक रेखा चित्र विधा की रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। अगला प्रश्न पूछा गया है जीवन और दर्शन के रचनाकार कौन है, तो जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है तरंगिणी की रचना विधा क्या है, तो तरंगिणी यह एक गद्य काव्य विधा की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रिपोर्टाज साहित्य विधा किस युग की देन है, तो जो रिपोर्टाज साहित्य विधा है यह एक छायावार उत्तर युग की देन है। अगला प्रश्न पूछा गया है यात्रा विधा किस युग की देन है, तो यह भी छायावार उत्तर युग की देन है। दोनों ही विधाएं रिपोर्टाज विधा और यात्राव्रत विधा दोनों ही छायावार उत्तर युग की देन है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता कौन है, तो राहुल संकृत्यानंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृतांत किसकी है, तो यह राम वृक्ष बेनीपुरी जी की कृति है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न है कि आवारा मसीहा की रचना विधा क्या है, तो आवारा मसीहा जीवनी विधा की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है, तो आवारा मसीहा जैसे कि अभी हमने बात की जीवनी है, यह विष्णु प्रभाकर जी की जीवनी है आवारा मसीहा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है, तो निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी के प्रथम डायरी लेखक कौन है, तो हिंदी के प्रथम डायरी लेखक हैं नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक कौन है, तो आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिरला जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कलम का सिपाही हिंदी गद्य की कौन सी विधा के अंतर्गत आता है, तो कलम का सिपाही जो है वह जीवनी विधा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलनकर्ता या प्रकाशक कौन है, तो वियोगी हरि जी जो हैं वो बड़ों के प्रेरणादायक कुछ पत्र के संकलन करता है। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार कौन है, तो हिंदी कोविद रत्नमाला के रचनाकार हैं श्याम सुंदर दास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा कौन सी है, तो गद्य विधा की दृष्टि से आत्मकथा है नीड़ का निर्माण फिर। अगला प्रश्न है कि समाजवाद के लेखक कौन है, तो समाजवाद के लेखक हैं राहुल संकृत्यानंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हरिशंकर परसाई की कृति कौन सी है, तो हरिशंकर परसाई जी की कृति है तट की खोज। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत सरयूपात की यात्रा लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित कौन सी पत्रिका थी, तो सरस्वती पत्रिका। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बनारस अखबार के प्रकाशक कौन थे, तो बनारस अखबार के प्रकाशक थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी। अगला प्रश्न है कि कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हंस पत्रिका के संपादक कौन थे, तो मुंशी प्रेमचंद जी थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कौन थे, तो ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक थे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी। अगला प्रश्न है कि वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो वसुधा मासिक पत्रिका का संपादन किया है हरिशंकर परसाई जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया है कि साहित्य वैजयंती के नाम से किसको जाना जाता है, तो साहित्य वैजयंती के नाम से जाना जाता है सरस्वती पत्रिका को। अगला प्रश्न है कि मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र कौन सा है, तो हंस पत्रिका मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित है। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है कि संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है, तो संपूर्णानंद द्वारा प्रकाशित पत्रिका है मर्यादा पत्रिका। अगला प्रश्न है कि प्रताप नारायण द्वारा संपादित पत्र का नाम क्या है, तो प्रताप नारायण जी ने ब्राह्मण पत्र का संपादन किया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका, तो हिंदी प्रदीप पत्रिका। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सरस्वती के संपादक कौन है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेरी असफलताएं आत्मकथा के रचनाकार कौन है, तो बाबू गुलाब राय जी मेरी असफलता के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन सी है, तो मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय जी की
आत्मकथा है मेरी असफलता। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गुड़िया भीतर गुड़िया की विधा क्या है, तो गुड़िया भीतर गुड़िया यह एक आत्मकथा विधा की रचना है मैत्रेयी पुष्पा जी की। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो भारतेंदु युग में आनंद कादम्बनी वचन सुधा का। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग में किस पत्रिका का प्रकाशन हुआ, तो भारतेंदु युग में आनंद कादम्बनी और कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन हुआ। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न है साहित्यालोचन के रचनाकार कौन है, तो श्याम सुंदर दास जी हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका नहीं है, तो जो पत्रिका नहीं है वो भारत दुर्दशा है। अगला प्रश्न है कि मर्यादा पत्रिका का संपादन किसने किया है, तो मर्यादा पत्रिका का संपादन किया है संपूर्णानंद जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता कौन है, तो भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता हैं राम प्रसाद निरंजनी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है, तो हिंदी प्रदीप के संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बालाबोधनी पत्रिका के संपादक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला प्रश्न है कि नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रकों का संपादन किसने किया है, तो नया जीवन और विकास नामक समाचार पत्रकों का संपादन किया है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी ने। इन्होंने ज्ञानोदय साहित्यिक पत्रिका का भी संपादन किया है। अगला प्रश्न है कि मर्यादा मासिक एवं टुडे अंग्रेजी दैनिक के संपादक कौन हैं, तो इसके संपादक हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किस समय से प्रारंभ किया, तो वर्ष 1903 ईस्वी से इन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रारंभ किया। प्रजा हितैषी समाचार पत्र का संपादन किसने किया है, तो राजा लक्ष्मण सिंह जी ने किया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि वर्ष 1957 में पद्म भूषण से अलंकृत कौन हुए, तो 1957 में पद्म भूषण मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि डॉक्टर संपूर्णानंद को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ है, तो इनको समाजवाद पर मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है हिंदी में आलोचना विधा का आरंभ कब से हुआ है, तो भारतेंदु युग से हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है कि समालोचक के संपादक कौन है, तो समालोचक के संपादक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग कब से हुआ है, तो रिपोर्टाज विधा का प्रारंभिक युग है छायावाद उत्तर युग। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदी में रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक किससे माना जाता है, तो शिवदान सिंह चौहान जी को रिपोर्टाज विधा का प्रवर्तक माना जाता है या फिर जनक कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बंगाल का अकाल की विधा क्या है, तो बंगाल का अकाल एक रिपोर्टाज विधा की रचना है रांगे राघव जी की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लाल कनेर व मेरा बचपन किसकी अनुदित रचनाएं हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अनुदित रचनाएं हैं लाल कनेर व मेरा बचपन। अगला प्रश्न पूछा गया है जिंदगी मुस्कुराई किस गद्य विधा की रचना है, तो जिंदगी मुस्कुराई एक रेखा चित्र विधा की रचना है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की। निम्नलिखित में से कौन संस्मरण लेखक हैं, तो श्री राम शर्मा जी संस्मरण लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति क्या है, तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, यह एक रिपोर्टाज विधा की सफल प्रस्तुति है। अगला प्रश्न है अपनी खबर आत्मकथा के लेखक कौन है, तो पांडे वेचन शर्मा उग्र जी हैं अपनी खबर आत्मकथा के लेखक। अगला प्रश्न पूछा गया है रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो रिपोर्टाज के लेखक कौन है विष्णुकांत शास्त्री जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिंहावलोकन रचना किसकी है, तो सिंहावलोकन रचना पाल जी की। अगला प्रश्न है कि ताज सप्तक के संपादक कौन है, तो ताज सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी। अगला प्रश्न है अरे यायावर रहेगा याद के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अगला प्रश्न है संस्मरण लेखन का प्रारंभ किस प्रमुख लेखक से माना जाता है, तो श्री राम शर्मा जी से माना जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर काल के समालोचक कौन नहीं है, तो बाबू गुलाब राय जो हैं वो छायावाद उत्तर काल के समालोचक नहीं है। अगला प्रश्न है साहित्यालोचन गद्य की विधा क्या है, यह एक आलोचना विधा की रचना है बाबू श्याम सुंदर दास जी की। अगला प्रश्न है मेरे पिताजी संस्मरण के लेखक कौन है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला प्रश्न है द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया है, तो राय कृष्णदास जी ने द मैड मैन का पगला नाम से हिंदी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की पत्रिका कौन सी नहीं है, तो सरस्वती पत्रिका भारतेंदु युग की नहीं है, यह द्विवेदी युग की पत्रिका है, इसके संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी रहे हैं। अगला प्रश्न है गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है, तो गद्य की आत्मकथा विधा में
काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है। अगला प्रश्न है कि दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो 1981 ईस्वी है दिनकर के पत्र का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना यात्रा वृतांत है, तो आखिरी चट्टान जो है यह एक यात्रा वृतांत रचना है मोहन राकेश जी की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अतिचार रचना के संपादक कौन है, तो अतिचार के संपादक है मुनि जिन विजय जी। अगला प्रश्न पूछा गया है मेरी असफलताएं रचना की विधा क्या है, तो यह एक आत्मकथा विधा की रचना है, इसके लेखक हैं बाबू गुलाब राय जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भूले बिसरे चेहरे के रचनाकार कौन है, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं भूले बिसरे चेहरे की रचनाकार। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री पद को अलंकृत करने वाले साहित्यकार कौन हैं, तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री रहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार कौन है, तो श्रृंगार रसमंडन के रचनाकार हैं विट्ठल नाथ जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राधा कृष्ण दास किस युग के लेखक थे, तो भारतेंदु युग के लेखक थे राधा कृष्ण दास जी। अगला प्रश्न है कि अपनी खबर रचना की विधा क्या है, तो अपनी खबर रचना की विधा है यह आत्मकथा विधा की रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र जी की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस रचना के लेखक हैं, तो रसज्ञ रंजन के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्तिकाल में लिखी गई है, तो सूरसागर। अगला प्रश्न है बीसलदेव रासो रचना किसकी है, तो बीसलदेव रासो है नरपति नाल जी की। अगला प्रश्न है ज्ञानाश्रयी शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि नहीं है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं। उद्धव शतक किस काल की रचना है, तो उद्धव शतक आधुनिक काल की रचना है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है, तो प्रकृति का मानवीकरण है। अगला प्रश्न है दीपशिखा की रचयिता कौन है, तो महादेवी वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी है, तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है पल्लव। अगला प्रश्न है चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को। अगला प्रश्न है साकेत कृति के रचनाकार कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं साकेत कृति के रचनाकार। अगला प्रश्न है कि हरिऔध जी का जन्मस्थल क्या है, तो हरिऔध जी का जन्मस्थल है निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु भी इनकी निजामाबाद में ही हुई थी। अगला प्रश्न है किस कवि को राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो राष्ट्रकवि का सम्मान प्राप्त हुआ है मैथिली शरण गुप्त जी को। ताज सप्तक के संपादक कौन है, तो ताज सप्तक के संपादक हैं अज्ञे जी। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न है कि छायावादी काल का समय क्या माना जाता है, तो छायावादी काल का समय माना जाता है 1918 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि आलखंड का दूसरा नाम क्या है, तो परमाल रासो है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल का अन्य नाम क्या है, तो आदिकाल का अन्य नाम है सिद्ध सामंत काल। अगला प्रश्न पूछा गया है जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है, तो जयचंद्र प्रकाश है भट्ट केदार जी की रचना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खुमान रासो किसकी रचना है, तो खुमान रासो है दलपति विजय जी की रचना। अगला प्रश्न है कि वीरगाथा काल के कवि कौन है, तो वीरगाथा काल के कवि हैं चंद बरदाई जी। बुद्धिरास के रचयिता कौन है, तो बुद्धिरास के रचयिता हैं सालिभद्र सूरी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है, तो बीसलदेव रासो के रचयिता हैं नरपति नाल जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल के रचनाकार कौन है, तो आदिकाल के रचनाकार है नरपति नाल जी। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के लिए हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किन्होंने दिया है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पर किस चीज का पुट देखने को मिलता है, तो भक्ति का पुट हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल का वीरगाथा काल नामकरण किसने किया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है, तो खलिक बारी में है अमीर खुसरो की चर्चा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, तो हिंदी की प्रथम रचना है श्रावकाचार, इसके रचनाकार हैं देवसेन। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न पूछा गया है इसके लेखक है चंद बरदाई। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, तो पृथ्वीराज रासो है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन किसका है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह एक कथन है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल की रचना कौन सी है, तो आदिकाल की रचना है खुमान रासो। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी का आदि काव्य कौन सा है, तो हिंदी का आदि काव्य है विशलदेव रासो। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे, प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखकों में से किस लेखक का है, तो कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है, तो हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना जो नहीं है वो है पद्मावत, इसके लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी जी। इसके अलावा पृथ्वीराज
रासो, परमाल रासो और विद्यापति पदावली, ये सभी रचनाएं आदिकाल की। अगला प्रश्न है मैथिली शरणगुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? तो ये द्विवेदी युग से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? तो भक्ति काल का महाकाव्य है श्री रामचरितमानस, इसके लेखक है तुलसीदास जी। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय क्या माना है? तो मध्यकाल का जो समय माना है वो संवत 1375 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना है रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल का, यानी कि मध्यकाल का समय माना है संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति ग्रंथ रीतिकाल में लिखी गई है? तो रीतिकाल का जो ग्रंथ है वो है बिहारी सतसई, इसके लेखक हैं बिहारी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि जो नहीं है वो है सूरदास, चंद्रबरदाई और बिहारी लाल जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महाकवि भूषण की रचना कौन सी है? तो छत्रसाल दशक है। अगला प्रश्न है कि कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो भूषण जी की रचना जो नहीं है वो है रामचंद्र का या केशवदास जी की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उपरोक्त वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? तो यह जो वक्तव्य है वो अज्ञेय जी का है, क्योंकि ये प्रयोगवाद के जनक हैं, इन्होंने प्रयोग पर आधारित कुछ वक्तव्य कहे हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से प्रारंभ होता है? तो हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वो वर्धन साम्राज्य की समाप्ति के बाद प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किस काव्य धारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है? तो सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता हमें राम भक्ति काव्य धारा में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि छायावाद युगीन कवि कौन है? निम्नलिखित में से छायावाद युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा यानी कि रीतिकालीन मुक्तक काव्यधारा के कवि कौन है? तो इनमें से जो बोधा जी हैं वो रीतिकालीन स्वच्छंद काव्यधारा या कह सकते हैं मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई है? तो श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना की गई है रीतिकाल में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नांकित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? तो कवि भूषण का ग्रंथ है शिवा वावनी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति आंदोलन का श्रेय किसको जाता है? तो शंकराचार्य जी को जाता है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मध्वाचार का वाद क्या है? तो मध्वाचार का वाद है द्वैतवाद। अगला प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के जो कवि नहीं है उनका नाम है नंददास जी, ये ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। इसके अलावा कबीरदास, मलुकदास और रैदास ये तीनों ही आपके ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? तो कबीर के दोहों को साखी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कबीर के गुरु का नाम क्या था? तो इनका नाम था रामानंद। अगला प्रश्न है कि संत काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो संत काव्यधारा के कवि नहीं है कुतुबन जी। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध किससे है? तो प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा का संबंध है निर्गुण भक्ति से। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बीजक रचनाओं का संकलन करता कौन है? तो कबीरदास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो प्रेमाश्रयी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल की कृति है? तो भक्तिकाल की कृति है रामचरितमानस। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है? तो कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित जो नहीं है वो है नाभादास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि राम भक्ति शाखा से संबंधित कौन है? तो राम भक्ति शाखा से संबंधित है नाभादास जी। ये कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित नहीं है जबकि ये राम भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण भक्ति धारा से संबंधित कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित का नाम क्या है? तो नंददास जी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भक्तिकाल को प्रेमाश्रयी शाखा के कवि कौन है? भक्तिकाल की जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके कवि कौन है? तो मंझन जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन सा है? तो रीतिकालीन कवि हैं घनानंद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि साहित्य लहरी रचना किसकी है? तो साहित्य लहरी, सूरसागर, सूरसारावली ये तीनों ही रचनाएं सूरदास जी की हैं। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? तो सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है श्रीमद् भागवत। अगला प्रश्न पूछा गया है कि साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है? तो साहित्य लहरी के रचनाकार हैं सूरदास जी। रिपीटेड प्रश्न है, अभी थोड़ी देर पहले यही प्रश्न आया है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रुनकता नामक स्थान किससे संबंधित
संबंधित है? तो सूरदास जी के जन्म स्थान से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रसमंजरी के रचनाकार कौन हैं? तो रसमंजरी के रचनाकार हैं नंददास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि। अगला प्रश्न पूछा गया है जायसी का पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है भक्ति काल का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है जो भक्ति काल का है? तो भक्ति काल का ग्रंथ है विनय पत्रिका। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से छायावाद उत्तर कवि कौन है? तो छायावाद उत्तर कवि हैं अज्ञेय जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रीति मुक्त काव्यधारा का निम्नलिखित में से कौन सा कवि है? कौन सा कवि रीति मुक्त काव्यधारा के हैं? तो रीति मुक्त काव्यधारा में आपको याद रखना है घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर, ये आपके रीति मुक्त काव्यधारा की कवि हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है नंददास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है इसके अलावा तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास ये आपके राम भक्ति शाखा के हैं। नंददास जी हमने अभी चर्चा की थी कि नंददास जी कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन नहीं है? तो राम भक्ति शाखा के जो कवि नहीं है वो हैं चतुर्भुज दास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तो गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सूकर खेत नामक स्थान किससे संबंधित है? सूकर खेत नामक स्थान तुलसीदास जी से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भक्ति काल का काव्य कौन सा नहीं है? तो भक्ति काल का काव्य नहीं है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नवधा भक्ति के प्रकार कितने हैं? तो नवधा भक्ति के कुल 9 प्रकार हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है कि फिर से गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तुलसीदास जी की रचना निम्न में से कौन सी नहीं है? तो रामचंद्रिका तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि समन्वय की विराट चेष्टा तुलसी के किस ग्रंथ में देखने को मिलती है? तो रामचरितमानस में हमें समन्वय की विराट चेष्टा तुलसीदास जी की ग्रंथ में देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भक्तिकालीन कवि हैं? तो भक्तिकालीन कवि कौन है? भक्तिकालीन कवि हैं कुंभन दास जी। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, हरिऔध जी, महादेव वर्मा जी, ये हमारे आधुनिक काल के कवि। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित कवियों में वल्लभाचार्य के शिष्य कौन हैं? तो वल्लभाचार्य जी के जो शिष्य हैं वो हैं कृष्णदास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है खड़ी बोली का प्रथम कवि निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो जी को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कृष्ण काव्यधारा के कवि कौन नहीं है? तो कृष्ण काव्यधारा के कवि नहीं है लालदास जी। इसके अलावा नंददास, सूरदास और चतुर्भुज दास कृष्ण भक्ति शाखा के या कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है लालदास इसके कवि नहीं है कृष्ण भक्ति काव्यधारा के, ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है? तो जो नहीं है नाभादास जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की पुस्तक का नाम है झरना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना भक्ति काल में लिखी गई है? तो भक्ति काल की रचना है साहित्य लहरी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित में से किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो स्वर्ण युग कहा जाता है भक्ति काल को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 ईस्वी में हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। अगला प्रश्न है कि कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो सूरदास जी हैं कृष्ण काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि। अगला प्रश्न है कि उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर जी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्र का रचना किसकी है? तो केशव दास जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से वल्लभाचार्य जी का शिष्य कौन था? तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे कृष्णदास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रीतिमुक्त काव्य की रचना किसने की है? रीतिमुक्त काव्य की जो रचना है वो की है घनानंद जी ने। अगला प्रश्न है यानी कि रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि कौन है? तो घनानंद, आलम, बोधा और ठाकुर ही हैं। इनमें से आपको कोई एक मिल जाएगा। रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो रीति में जो सिद्ध थे वो थे बिहारी जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चिंतामणि कवि हैं किस वर्ग के हैं? चिंतामणि कवि रीतिबद्ध वर्ग के हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस काव्य कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो प्रिय प्रवास पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। अगला प्रश्न है कि केशवदास जी की रचना कौन सी है?
तो केशव दास जी की रचना का नाम है रसिक प्रिया। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहारी सस्सई काव्य ग्रंथ किसका है, यानी कि किस भाषा का है। बिहारी सस्सई काव्य ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रज भाषा का है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि बिहारी सस्सई में दोहों की संख्या कितनी है, तो बिहारी सस्सई में दोहों की संख्या है 713 दोहे। अगला प्रश्न है किस कवि का बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था, तो बिहारी लाल जी का बसुआ गोविंदपुर में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल का काव्य है, तो रीतिकाल का जो काव्य है वो है रामचंद्र का केशव दास जी की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि कौन है, तो लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवि हैं जो कि है रीतिबद्ध कवि, वो लक्षण ग्रंथ लिखते थे जिनके अंतर्गत चिंतामणि और मतीराम का नाम आता है, रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत। अगला प्रश्न पूछा गया है कवि कुल कल्पतरु रचना किसकी है, तो कवि कुल कल्पतरु रचना है चिंतामणि जी की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नायिका भेद का ग्रंथ कौन सा है, तो नायिका भेद का ग्रंथ है रसमंजरी, इसकी रचनाकार हैं भानुदत्त जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकाल का अन्य नाम क्या है, तो रीतिकाल का अन्य नाम है श्रृंगार का। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकाल की कृति कौन सी है, तो रीतिकाल की कृति है बिहारी सस्सई। अगला प्रश्न है कठिन काव्य का प्रेत किसको कहा जाता है, तो कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है केशव दास जी को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय काव्यधारा के से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ नहीं था, तो राष्ट्रीय काव्यधारा से जो प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए नहीं थे वो थे अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है कि भिखारी दास कवि किस काल के हैं, तो जो भिखारी दास हैं वो रीति काल के कवि हैं और रीतिबद्ध कवि कहलाते हैं। अगला प्रश्न है कि सेवा बावनी के रचयिता कौन है, तो भूषण जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अलंकार रत्नाकर के लेखक कौन है, तो दलपति राय वंशीधर जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है, तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है रीतिकालीन कवि कौन है, तो द्विजदेव है रीतिकालीन कवि। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने जिस काल को वीरगाथा काल कहा है उसे आदिकाल किसने कहा है, तो आदिकाल कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आदिकाल का नाम अभ्रंश काल किसने दिया है, तो आदिकाल को अभ्रंश काल कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है, तो छायावाद की मुख्य विशेषता है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण। अगला प्रश्न पूछा गया है वीर रस की कृति कौन सी है, तो वीर रस की कृति है शिवा बावनी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रीतिकालीन कवि कौन है, तो रीतिकालीन कवि है केशव दास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि भक्तिकाल की कृति कौन सी है, तो भक्तिकाल की कृति है पार्वती मंगल। अगला प्रश्न पूछा गया है इसके लेखक हैं तुलसीदास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है भारतेंदु युग की रचना कौन सी है, तो भारतेंदु युग की रचना है प्रेम माधुरी। आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रेम माधुरी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये भारतेंदु युग की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रेम माधुरी के रचयिता कौन है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। अगला प्रश्न है कि कविता वाहिनी सभा के संस्थापक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे कविता वाहिनी सभा के संस्थापक। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति कौन सी है, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की कृति है उद्धव शतक। अगला प्रश्न पूछा गया है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को। अगला प्रश्न पूछा गया है सुमित्रानंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है, तो अड़िमा जो है वो सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, निराला जी की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है झरना के रचयिता कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हैं झरना के रचयिता। झरना की रचना किस युग में हुई थी, तो झरना की रचना जो है वो छायावाद युग में हुई थी, क्योंकि इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी जो कि छायावाद युग से संबंधित हैं। रीतिकालीन कवि कौन है, तो रीतिकालीन कवि हैं मतीराम जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन जी को पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो कला और बूढ़ा चांद के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आंसू की रचना किस कवि ने की, तो जयशंकर प्रसाद जी ने की है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है, तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है, तो गीतिका काव्य संग्रह के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सांध्य गीत संग्रह किसका है, तो सांध्य गीत संग्रह है महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है कि तोड़ती पत्थर रचना किसकी है, तो निराला जी की रचना है तोड़ती पत्थर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अड़मा के रचयिता कौन है, तो निराला जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन महादेवी की रचना है, तो महादेवी की रचना का नाम है सांध्य गीत। अगला प्रश्न पूछा गया है कि
छायावाद की विशेषता क्या है? तो छायावाद की विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छायावाद के निम्नलिखित में से कौन कवि नहीं है? छायावाद युगीन कवि कौन नहीं है? तो मैथिली शरण गुप्त जी छायावाद युगीन कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना छायावाद में लिखी गई है? तो छायावाद में लिखी गई रचना का नाम है चित्राधार। इसके लेखक है जयशंकर प्रसाद जी, और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद युग के कवि हैं, अतः चित्राधार जो है वो छायावाद युग में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा किस काव्यधारा की प्रमुख विशेषता मानी गई है? तो शोषण का विरोध एवं शोषकों के प्रति घृणा यह प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता मानी गई है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रयोगवादी कवि हैं? तो प्रयोगवादी कवि जो हैं वो हैं मुक्ति और भवानी, मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद मिश्र, यानी कि विकल्प खा और विकल्प घा, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। इसमें रामेश्वर शुक्ल अचल जो है वो प्रयोगवादी कवि नहीं है। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए तो ध्यान से आंसर करिएगा। मुक्तिबोध और भवानी प्रसाद मिश्र दोनों ही आपके प्रयोगवादी कवि हैं। विकल्प घा सही हो जाएगा, यानी कि विकल्प खा और विकल्प गा दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार चंद्रबरदाई हैं? तो पृथ्वीराज रासुकी के रचनाकार है चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है इन पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की है? तो इन्होंने कवि वचन सुधा प्रकाशित की है। अगला प्रश्न है स्थूल भद्र रास के रचनाकार कौन है? तो जिन धर्म सूरी जी हैं स्थूल भद्र रास के रचनाकार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कवियों में से रीतिकाल का कवि कौन नहीं है? तो जो रीतिकाल के कवि नहीं है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अगला प्रश्न पूछा गया है छायावाद युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो जो छायावाद युग है उसका समय माना जाता है 1918 से 1938 ईस्वी के बीच का समय। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित किसको किया गया है? तो राष्ट्र कवि कहा गया है मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना वीर गाथात्मक है? तो वीर गाथात्मक रचना है पृथ्वीराज रासो। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि किसे कहा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल का सर्वश्रेष्ठ लोकवादी कवि कहा है तुलसीदास जी को। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल का है? तो रीतिकाल के कवि का नाम है बिहारी लाल जी। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार लहरी रचना किसकी है? तो श्रृंगार लहरी रचना है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की। अगला प्रश्न पूछा गया है कि गंगावतरण काव्यकृति के रचयिता कौन है? तो गंगावतरण काव्यकृति के रचयिता है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो इनकी रचना है कामायनी। अगला प्रश्न है कि छायावाद युग की कृति कौन सी है? तो छायावाद युग की कृति है कामायनी, क्योंकि यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रेम पथिक के रचयिता कौन है? तो प्रेम पथिक के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि महादेवी वर्मा की रचना कौन सी है? तो महादेवी वर्मा जी की रचना है यामा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यामा रचना किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निहार कृति किसकी है? तो निहार है महादेवी वर्मा जी की रचना। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक युग की मीरा कौन है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा जी को। अगला प्रश्न है कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता है जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कानन कुसुम के रचनाकार कौन है? तो कानन कुसुम के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रसाद का काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति मिश्रित है। तो प्रसाद की काव्य प्रवृत्ति निवृत्ति किस चीज में मिश्रित है? कामायनी में मिश्रित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? तो इसमें 15 सर्ग हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कामायनी किस युग की रचना है? तो छायावादी युग की रचना है। अगला प्रश्न है कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है? तो श्रद्धा सर्ग जो है वह आता है आशा सर्ग के बाद। आशा सर्ग के बाद आता है श्रद्धा सर्ग। अगला प्रश्न पूछा गया है कि पल्लव के रचयिता कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। अगला प्रश्न है कि छायावाद काव्य की बृहत्त्रयी के रचनाकार कौन नहीं है? तो इसके अंतर्गत आती हैं महादेवी वर्मा जी। छायावाद काव्य के बृहत्त्रयी के अंतर्गत आते हैं प्रसाद, पंत और निराला, जबकि जो बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आती हैं वो है महादेवी वर्मा जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं कामायनी के रचयिता। अगला प्रश्न पूछा गया है छायावाद युगीन कवि कौन है? तो छायावाद युगीन कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो लहर है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है? तो पंत जी की प्रगतिवादी रचना मानी जाती है युगांत। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है? तो कला और बूढ़ा चांद पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है परशुराम की प्रतीक्षा किस कवि की कृति है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की कृति है। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण किरण पंत जी की किस वर्ग का काव्य ग्रंथ है? तो स्वर्ण किरण जो है वो पंत जी का
नव मानवतावादी वर्ग का काव्य ग्रंथ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सरोज स्मृति की रचना किसने की है, तो सरोज स्मृति की रचना की है निराला जी ने। अगला प्रश्न पूछा गया है कि छायावादी कवि कौन है, तो पंत जी हैं। अगला प्रश्न है कि किस कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है, तो चिदंबरा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की रचना कौन सी नहीं है, तो जो अणिमा है वह सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। हरिऔध जी का जन्मस्थल है, तो हरिऔध जी का जन्मस्थल है निजामाबाद। अगला प्रश्न पूछा गया है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी किस युग के कवि हैं, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है, तो मैथिली शरण गुप्त का प्रथम काव्य संग्रह है भारत भारती। अगला प्रश्न पूछा गया है कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना कौन सी है, तो इनकी रचना है साकेत। अगला प्रश्न है कि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है, तो किस रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है, तो भारत भारती में। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द्विवेदी युग की रचना कौन सी नहीं है, तो द्विवेदी युग की रचना नहीं है आंसू। अगला प्रश्न पूछा गया है कि साकेत की नायिका कौन है, तो साकेत की नायिका है उर्मिला। अगला प्रश्न है कि दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला है, तो दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है उर्वशी पर। और अगला प्रश्न है इनमें से कौन से कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जिनको नहीं मिला है वो है मैथिली शरण गुप्त जी को। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द्विवेदी युग की कृति कौन सी है, तो द्विवेदी युग की कृति है द्वापर। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग का महाकाव्य कौन सा नहीं है, तो कामायनी। अगला प्रश्न है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, तो दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951 ईस्वी। ध्यान रखिएगा 1951 ईस्वी है दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष। आपको तिथि याद रखनी है अच्छे से, 1951। प्रथम तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक 1951, तीसरा तार सप्तक 1959। ये तिथि आपको जरूर से ध्यान रखनी है। यहाँ पर विकल्प में थोड़ा सा त्रुटि है, उसको आप सही कर लीजिएगा। 1951 ईस्वी में दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, 1959 ईस्वी में तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा किस युग में मिली है, तो द्विवेदी युग में मिली है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द्वापर किसकी रचना है, तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला प्रश्न है कि तुलसी ने रामचरितमानस की रचना की है, किस भाषा में की है, तो अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। अगला प्रश्न है कि प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1943 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका पत्रिका के संपादक कौन थे, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि साहित्य सुधा निधि के संपादक कौन थे, तो साहित्य सुधा निधि के संपादक थे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है, तो आदिकाल का ग्रंथ है विशल देव रासो। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है, तो रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं केशवदास जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक कौन है, तो प्रयोगवादी काव्यधारा के जनक हैं अज्ञेय जी। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कवि कौन है, तो प्रयोगवादी कवि हैं अज्ञेय जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि चांद का मोह टेढ़ा है कि रचनाकार कौन है, तो चांद का मोह टेढ़ा है कि रचनाकार हैं मुक्तिबोध जी। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी निम्नलिखित में से कौन सी कवि प्रयोगवादी नहीं है, तो प्रयोगवादी कवि जो नहीं है वो हैं शिव मंगल सिंह सुमन जी, ये प्रयोगवादी कवि नहीं है। इनके अलावा प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध और अज्ञेय तीनों ही प्रयोगवादी कवि हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है, तो अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है कि निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति क्या है, तो निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है तो रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध, ये निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। रूढ़ियों एवं बाह्य आडंबर का विरोध ये निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है, तो तुलसीदास जी कृष्ण भक्ति काव्यधारा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक रचना में सफल होगा, तो यह कथन किसने कहा है, यह कथन कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना कौन सी नहीं है, तो यहाँ सुनहरे सवाल, तो सुनहरे सवाल रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो नेमिचंद्र जैन जी प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कवि ज्ञानाश्रय शाखा से संबंधित नहीं है, तो ज्ञानाश्रय शाखा से जो संबंधित नहीं है उनका नाम है कुतुबन जी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है, तो भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना द्विवेदी युग में लिखी गई है, तो द्विवेदी युग की रचना का नाम है
प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ द्विवेदी युग से संबंधित है, तो साकेत द्विवेदी युग का ग्रंथ है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि द्विवेदी युग की कविता को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है इतिवृत्तात्मक कविता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रगतिवाद की कौन सी समयावधि सर्वमान्य है, तो प्रगतिवाद की जो सर्वमान्य समयावधि है वो है 1936 से 1943 ईस्वी के बीच का समय। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक से संबंधित कौन है, तो तार सप्तक से संबंधित है रामविलास शर्मा जी। अगला प्रश्न है कि सही सुमेलित कौन सा है, तो सही सुमेलित है भवानी प्रसाद मिश्र जी प्रयोगवाद के कवि हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है, तो प्रगतिवादी कवि नहीं है श्रीधर पाठक जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि सही सुमेलित कौन सा है, तो सही सुमेलित है रश्मिरथ ही एक खंड काव्य है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि हालावाद का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी को। यहाँ के सारे विकल्प गलत हैं, हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है, तो ये आप नोट करके रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है नई कविता के कवि कौन है, तो नई कविता के कवि अज्ञे जी। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि कौन है, तो प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं अज्ञे जी। अगला प्रश्न पूछा गया है संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है, तो संसद से सड़क तक धूमिल जी की रचना है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है, तो जो प्रगतिवादी कवि नहीं है उनका नाम है नलिन विलोचन शर्मा जी। अगला प्रश्न है कि तार सप्तक के कवि कौन है, तो तार सप्तक के कवि हैं सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि तार सप्तक के संपादक कौन थे, तो तार सप्तक के संपादक थे अज्ञे जी। अगला प्रश्न है दूसरे तार सप्तक के कवि कौन है, तो दूसरे तार सप्तक के जो कवि हैं उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी रचना धर्मवीर भारती की है, तो धर्मवीर भारती की रचना का नाम है अंधा योग। अगला प्रश्न है सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक कौन थे, तो सैनिक और अंग्रेजी त्रैमासिक वाक्य के संपादक थे अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। अगला प्रश्न पूछा गया है कि कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है, तो जो कृति महाकाव्य नहीं है उसका नाम है यामा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा किसने दी है, तो प्रयोगवाद को नई कविता की संज्ञा दी है अज्ञे जी ने। अगला प्रश्न है अज्ञे को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, किस रचना पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इनको कितनी नावों में कितनी बार के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है, और जबकि इनको आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है नई कविता का आरंभ कब से माना जाता है, तो नई कविता का आरंभ माना जाता है 1951 ईस्वी से। प्रश्न नंबर 245 का विकल्प नंबर गा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे कि नौका विहार कविता अवतरित है, तो नौका विहार कविता कहाँ से अवतरित की गई है, तो जो नौका विहार कविता है वह पल्लव से अवतरित है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति कवि किस काल के हैं, तो ये आदिकाल के हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक किसको कहा जाता है, तो आधुनिक हिंदी काव्य का वैतालिक कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। अगला प्रश्न है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना कौन सी है, तो इनकी रचना है प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है कि छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है, तो इनको उर्वशी रचना पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि हिंदी गद्य के विकास पर आधारित हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुत तेज़ी से हम लोग इन सभी प्रश्नों का रिवीजन करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा रचनाकार के लेखक हैं, और कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स भी करते जाएंगे। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है चिंतामणि, चंद्रकांता, पंच परमेश्वर या फिर अशोक के फूल, तो आंसर है अशोक के फूल। कलम का सिपाही के रचनाकार हैं रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय, आंसर है अमृत राय। हरि औध का पूरा नाम क्या है, हरि औध, तो स्पष्ट आपको दिख रहा है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सीधा सीधा है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म काल है 1907 ईस्वी। कामायनी की रचना विधा क्या है, कामायनी किस तरह की रचना विधा है, खंडकाव्य, नाटिका, उपन्यास, महाकाव्य, तो आंसर है महाकाव्य। भारतेंदु युग की काल अवधि है 1868 से 1900 ईस्वी तक, 1868 से 1900 ईस्वी तक। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचनाओं की भाषा शैली किस प्रकार की थी, तो ये आंसर है आपका उर्दू प्रधान थी। द्विवेदी युग के लेखक कौन है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास। निम्नलिखित में कौन द्विवेदी कालीन गद्य लेखिका है, तो गद्य लेखक या लेखक के बारे में पूछा जा रहा है, तो सरदार पूर्ण सिंह द्विवेदी युग के थे।
किस व्यक्ति के कारण भारतेंदु पश्चात युग का नाम द्विवेदी पड़ा? तो आंसर बहुत ही सिंपल है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। शुक्ल युग की काल अवधि पूछा गया है। शुक्ल युग की काल अवधि है 1919 से 1938 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। शुक्ल युग के गद्यकार कौन है? राधाचरण गोस्वामी, गुलाब राय, ठाकुर जगमोहन सिंह या फिर मिश्र बंधु? तो आंसर है गुलाब राय। किस युग की रचनाओं में मार्क्सवादी प्रभाव पाया गया है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग? तो आंसर है शुक्लयोत्तर युग में। छायावादोत्तर युग में प्रारंभ होने वाली गद्य विधाएं हैं? नाटक व कहानी, उपन्यास व जीवनी, रिपोर्टाज व भेंट वार्ता, संस्मरण व रेखाचित्र? तो आंसर है आपका रिपोर्टाज व भेंट वार्ता। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन की कहानी है क्या भूलूं क्या याद करूं? बहुत ही सिंपल आंसर। छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक हैं? छायावादोत्तर युग के आंचलिक लेखक हैं नागार्जुन, बहुत ही सिंपल है। और देखो आप लोगों को इतना ज़्यादा पढ़ाई किया गया है इस बारे में, हिंदी के जो साहित्य से रिलेटेड आपके बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं उसके लिए लगातार डेली के डेली लाइव क्लासेस हुई हैं। और ये जैसे मैंने आपसे कहा कि ये आपका एक फास्ट रिवीजन रहने वाला है, फटाफट आंसर देते जाएंगे और आपके दिमाग में वो चीज़ चलनी चाहिए कि आंसर कौन होगा, ठीक है। तो यशपाल किस युग के लेखक हैं? छायावादोत्तर युग के लेखक हैं। इसके बाद स्वतंत्रता के बाद के गद्य लेखक हैं? स्वतंत्रता के बाद के गद्य लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर अज्ञेय का जन्म स्थान है? तो ये है करतारपुर जालंधर में, करतारपुर जालंधर में। शुक्ल युग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसाद युग से। चिंतामणि के रचनाकार है? बहुत ही आसान, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। मेरी असफलताएं रचना है शुक्ल युग की। जयशंकर प्रसाद किस युग से संबंधित हैं? तो शुक्ल युग से संबंधित है जयशंकर प्रसाद। छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी से मुक्त काव्यबद्ध रचना को कहते हैं गद्य। से मुक्त, जो इन सबसे जिसमें ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, छंद, ताल, लय एवं तुकबंदी किसमें नहीं पाई जाती? तो गद्य में नहीं पाई जाती है। प्राचीन ब्रजभाषा गद्य के लेखक हैं गोकुलनाथ। खड़ी बोली गद्य की सर्वप्रथम रचना है गोरा बादल की कथा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें। और भारतेंदु युग से पूर्व हिंदी गद्य के लेखक हैं मुंशी सदाशिवलाल। द्विवेदी युग और छायावादी युग दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक हैं कौन है? प्रताप नारायण मिश्र की गुलाब राय, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर बालकृष्ण भट्ट? तो आंसर है गुलाब राय। छायावादी लेखक नहीं है? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रताप नारायण मिश्र? तो आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। छायावादोत्तर युग का काल है 1938 से वर्तमान तक। 1936 कह लीजिए या 1938 कह लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। छायावादोत्तर युग के गद्य लेखक हैं धर्मवीर भारती, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त या फिर मिश्र बंधु? तो आंसर है धर्मवीर भारती। राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाओं की भाषा शैली है? तो इसका आंसर है ब्रज भाषा का पुट लिए। राजा लक्ष्मण सिंह की रचनाओं में ब्रज भाषा का पुट होता था, मतलब ब्रज भाषा उसमें छलकती थी। भारतेंदु युग के गद्यकार हैं जयशंकर प्रसाद, गुलाब राय, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र? तो आंसर है प्रताप नारायण मिश्र। द्विवेदी युग की काल अवधि है 1900 से 1922 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें तो उदय शंकर भट्ट की एकांकी रचना है नए मेहमान। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी रचना है उपेंद्र नाथ अस्क की। विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एकांकी है सीमा रेखा। छायावादोत्तर युग के एकांकीकार हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल। अगला है अंधेर नगरी एकांकी के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब यहाँ पर थोड़ा गलत है, अंधेर नगरी चौपट राजा एकांकी नहीं है, नाटक है, ठीक है। और आगे बढ़ें, एकांकी रचनाओं का प्रारंभ हुआ है तो भारतेंदु युग से। प्रेम योगिनी एकांकी किस युग की रचना है? भारतेंदु युग की, भारतेंदु युग। शिक्षादान किस विधा की रचना है? तो ये एक एकांकी है। दीपदान नामक रचना है, ये एक एकांकी है दीपदान। हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। आगे बढ़ें, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाम प्रसिद्ध है नाटक के क्षेत्र में। लहरों के राजहंस किस विधा की रचना है? सिंपल नाटक है एक। लहरों के राजहंस किसका है? मोहन राकेश जी का। चंद्रगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। प्रमुख रेडियो रूपककार हैं
विष्णु प्रभाकर जी। इसके बाद है रंगमंच पर अभिनय द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से लिखी गई रचना है। तो रंगमंच पर हम क्या दिखाते हैं? हम नाटक दिखाते हैं, तो आंसर हो जाएगा नाटक। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुस। जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है कामना। आगे बढ़ें और आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार हैं गोविंद बल्लभ पंत। जयशंकर प्रसाद के समकालीन नाटककार कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। छायावादी युग के नाटककार हैं। छायावादी युग के नाटककार आपको कौन से? अंबिका दत्त व्यास हैं कि शिवनंदन सहाय, जयशंकर प्रसाद या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो आंसर है जयशंकर प्रसाद। आगे है प्रसादोत्तर काल का नाटक है लहरों के राजहंस। प्रसादोत्तर युग के नाटककार हैं उपेंद्र नाथ अस्क। हिंदी का पौराणिक नाटक है गंगा का बेटा। भारतेंदु युग की रचना है नल दमयंती। अंधेर नगरी के रचनाकार हैं, बहुत ही आसान है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। फिर नील देवी किस विधा की रचना है? तो ये एक नाटक है। द्विवेदी युग के नाटककार हैं लक्ष्मी प्रसाद। उर्वशी के नाटककार हैं लक्ष्मी प्रसाद। हिंदी के प्रथम नाटककार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास। निम्नलिखित में से भारतेंदु युग के नाटककार हैं प्रताप नारायण मिश्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक है भारत दुर्दशा। आगे बढ़ते हैं। मानसरोवर के लेखक हैं प्रेमचंद्र। पुरस्कार कहानी किस युग से संबंधित है? शुक्ल युग से संबंधित है। निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना कहानी है? तो आंसर है पुरस्कार। पर्दा कहानी के लेखक हैं तो यशपाल। पर्दा कहानी के लेखक कौन है? यशपाल। शिव प्रसाद सिंह की रचना है कर्मनाश की हार। वसीयत किस विधा की रचना है? तो ये एक कहानी है। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? इंदुमती। हिंदी के प्रथम कहानीकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। प्रेमचंद्र के समकालीन कहानीकार हैं किशोरी लाल। प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार कौन है इसमें? अंबिका दत्त व्यास, चंडी प्रसाद सिंह हृदयस या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर माधव प्रसाद मिश्र। कौन है? जयशंकर प्रसाद है। कानों में कंगना किस विधा की रचना है? ये एक कहानी है। पंच परमेश्वर के लेखक हैं, बहुत ही आसान है, प्रेमचंद्र। आधुनिक काल की महिला कहानीकार हैं मनु भंडारी। शुक्ल युग के कहानीकार हैं तो शुक्ल युग के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी के लेखक हैं तो आंसर है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी नहीं है तो आंसर है वसीयत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छायावादोत्तर युग के कहानीकार हैं तो आंसर है जैनेन्द्र कुमार। आकाशदीप कहानी है जयशंकर प्रसाद की। आधुनिक युग के कहानीकार हैं विष्णु प्रभाकर। कहानी उसने कहा था किसने लिखी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। द्विवेदी युग के कहानीकार हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक। किशोरी लाल गोस्वामी किस युग से संबंधित हैं? द्विवेदी युग से। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है भाई? जटमल। भारतेंदु युग के कहानीकार हैं अंबिका दत्त व्यास। हिंदी में निबंध रचना का आरंभ माना जाता है तो आंसर है भारतेंदु युग से। युग प्रवर्तक निबंध लेखक है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। भारतेंदु युग के निबंधकार लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र। छायावादी युग की निबंधकार हैं तो महादेवी वर्मा। छायावादोत्तर युग के निबंधकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है वाग्य धारा निबंध संग्रह के लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। कौन सी रचना निबंध संग्रह है? तो गद्य कुसुमावली। द्विवेदी युग के निबंधकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। शुक्ल युग के निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय। अगला है अध्यापक पूर्ण सिंह किस युग के निबंधकार हैं? तो द्विवेदी युग के हैं। चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो चिंतामणि एक निबंध रचना है। आगे अगला क्वेश्चन है चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है देवकी नंदन खत्री। प्रेमचंद्र के बाद के मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं तो आंसर है जैनेन्द्र कुमार। मैला आंचल उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। गबन के उपन्यासकार लेखक हैं तो बहुत ही आसान है प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र का उपन्यास है गोदान और शुक्ल युग के उपन्यासकार हैं प्रेमचंद्र।
भगवती चरण वर्मा किस युग के उपन्यासकार हैं? शुक्लयोत्तर युग के। शुक्लयोत्तर युग के उपन्यासकार हैं यशपाल। शुक्लयोत्तर युग के उपन्यास कौन है इसमें? यशपाल। उपन्यासकार के रूप में सर्वाधिक कौन प्रसिद्ध हैं, कौन चर्चित हैं? तो प्रेमचंद्र। निर्मला उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद्र। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु आपका पहला मौलिक उपन्यास है और जिसको लाला श्रीनिवास जी ने लिखा है। लाला श्रीनिवास जी इसके रचयिता है। जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है कंकाल। तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। चंद्रकांता किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है। द्विवेदी युग के उपन्यासकार हैं देवकीनंदन खत्री। प्रेमचंद्र के समकालीन उपन्यासकार हैं जयशंकर प्रसाद। नूतन ब्रह्मचारी विधा किसकी है? ये एक उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है तो पुनर्रवा। आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार हैं तो आधुनिक काल की महिला उपन्यासकार शिवानी। रंगभूमि उपन्यास किसका है? प्रेमचंद्र का।